गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुमेर सिंह शेखावत, लेक्चर मैथमेटिक्स गुडा पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में बेटा आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछली क्लास में हमने सेमिस्टर संख्याओं के बारे में कुछ पढ़ा था। सेमिस्टर संख्याओं की मूलभूत संक्रियाएं जैसे योग, व्याकलन, गुणन, भागफल के बारे में भी पढ़ा था। और योग के लिए हमने समवर्तता और शास्त्रीय गुणधर्म के बारे में पढ़ा था। आज योग के लिए हम तीसरा गुणधर्म क्रम विनिमयता के बारे में पढ़ेंगे। तो दो सेमिस्टर संख्याओं का योगफल क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है, और इसको सिद्ध करने के लिए हम दो सेमिस्टर संख्या ले लेते हैं कि माना Z1 बराबर x1 प्लस आइटा y1 और Z2 बराबर x2 प्लस आइटा y2। इन दोनों का यदि हम योगफल करें Z1 प्लस Z2, और ये योगफल जब अपन करेंगे तो यहाँ होगा x1 प्लस आइटा y1 प्लस x2 प्लस आइटा y2, या बराबर ये माना जाएगा x1 प्लस x2 प्लस आइटा y1 प्लस y2। जब हमने योग किया है, इस योगफल में अपन क्या कर रहे हैं कि ये वास्तविक भाग एक साथ ले रहे हैं अपन, तो वास्तविक भाग में x1 प्लस x2 को एक साथ ले लिया। इसके बाद इन दोनों पदों में यदि हम आइटा कॉमन लें, क्या बचेगा y1 प्लस y2। ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको x2 प्लस x1, क्या फर्क पड़ेगा, x2 प्लस x1 लिख दिया। ऐसे ही यदि हम इसको लिख दें y2 प्लस y1, y1 प्लस y2 को y2 प्लस y1 के रूप में भी लिख सकते हैं। और ऐसा यदि हम इसको लिख रहे हैं, यदि हम इसको इस रूप में लिख दें x2, इसका वास्तविक भाग, इसके साथ अगर इसका काल्पनिक भाग लें तो इसका काल्पनिक भाग क्या आइटा y2। इसी प्रकार से x1 के साथ इसका काल्पनिक भाग क्या है आइटा y1। और चूंकि x2 प्लस से आइटा y2 किसका मान है Z2 का मान, तो इसकी जगह तो बेटा क्या आ जाएगा Z2 आ जाएगा। और x1 प्लस आइटा y1 ये किसका मान है Z1 का मान, इसकी जगह Z1 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि Z1 प्लस Z2 बराबर किसके हैं Z2 प्लस Z1 के। और अगर ऐसा है तो अपन कह सकते हैं कि सेमिस्टर संख्याओं में योग जो होता है वो क्रम विनिमयता का पालन करता है, कि जब भी किन्हीं दो सेमिस्टर संख्याओं का योगफल किया जाए तो उनका योगफल क्रम विनिमय होता है, यानी Z1 प्लस Z2 बराबर होता है Z2 प्लस Z1। इसके बाद हम ज्ञात करेंगे योज्य तत्समक। चौथा गुणधर्म होता है योज्य तत्समक। योज्य तत्समक से ये मतलब होता है कि किसी संख्या में क्या जोड़ा जाए कि उसका योगफल अप्रभावित रहे, यानी जो संख्या वही उसका योगफल है। तो सीधी सी बात है कि किस संख्या के अंदर क्या जोड़ें कि वो संख्या वो की वो रहे। तो सीधी सी बात है कि अगर किसी संख्या में हम यदि शून्य या जीरो जोड़ेंगे तो संख्या का योगफल अप्रभावित रहेगा। तो एक सेमिस्टर संख्या का योज्य तत्समक जो होता है वो क्या होता है, जीरो या शून्य होता है। एक सेमिस्टर संख्या का योज्य तत्समक जीरो होता है। कि जैसे एक सेमिस्टर संख्या Z बराबर x प्लस आइटा y है, यदि हम इसमें जीरो जोड़ें तो बराबर हो जाएगा x प्लस आइटा y प्लस जीरो, या Z प्लस जीरो बराबर हो गया x प्लस आइटा y प्लस जीरो प्लस आइटा जीरो। सेमिस्टर संख्या के रूप में लिखते हैं। वास्तविक भाग में वास्तविक भाग जुड़ेगा, काल्पनिक भाग में काल्पनिक भाग जुड़ेगा। तो z प्लस जीरो बराबर अक्ष में जीरो जोड़ोगे, अक्ष आएगा, और आइटा वाई में यदि आप आइटा जीरो जोड़ेंगे तो भी आइटा वाई आएगा।
तो बराबर कैसे आ गया बेटा, जो था वैसा का वैसा ही तो आ गया। इसी प्रकार से यदि हम इसको इस रूप में लेंगे 0 + z बराबर हो जाएगा 0 + आइटा 0, 0 की जगह एक सेमिस्टर रूप में और z की जगह अक्ष प्लस आइटा y। तो 0 + z बराबर 0 में अक्ष को आप जोड़ेंगे अक्ष आएगा, आइटा 0 में आइटा y यदि आप जोड़ेंगे आइटा y होगा। ये भी कौन सी सेमिस्टर संख्या है, जो शुरू में थी वही तो है। तो अपन ये कह सकते हैं कि z + 0 बराबर z है और बराबर 0 + z। तो 0 यहाँ क्या हो जाएगा, तो 0 यहाँ पर योज्य तत्समक होगा। तो एक समिश्र संख्या में योज्य तत्समक का जो मान होता है वो 0 होता है। कहने का मतलब ये है कि योज्य तत्समक का मतलब ये होता है कि किसी संख्या में क्या जोड़ा जाए कि उसका मान अपरिवर्तित रहे। तो यदि किसी भी संख्या में 0 जोड़ा जाए तो योगफल अपरिवर्तित रहता है। इसलिए एक समिश्र संख्या का योज्य तत्समक जो होता है वो क्या होगा, 0 होगा। इसके बाद हम ज्ञात करेंगे पांचवा जो गुणधर्म इसका होता है, पांचवें गुणधर्म के अंदर आता है बेटा योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम से मतलब है कि एक समिश्र संख्या में क्या जोड़ा जाए कि उसका योगफल 0 आ जाए। कि कोई भी एक समिश्र संख्या है, मान लीजिए समिश्र संख्या z आपकी, इस z में क्या जोड़ा जाए कि इसका जो योगफल है वो 0 आ जाए। तो सीधी सी बात है, z में अपन क्या जोड़ दें, अगर -z जोड़ेंगे तो इनका जो योगफल है वो किसके बराबर होगा, 0 होगा। तो -z क्या कहलाएगा, -z एक समिश्र संख्या का योज्य प्रतिलोम कहलाएगा। कि z समिश्र संख्या थी, इसमें हमने -z जोड़ा और जब -z अपन जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसी प्रकार से -z के अंदर यदि हम z जोड़ेंगे तो भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो z + -z बराबर 0 बराबर -z + z। तो अपन कह सकते हैं कि -z जो होगा वो एक समिश्र संख्या का क्या हो जाएगा, योज्य प्रतिलोम का मान प्राप्त होगा। इसके बाद आगे अपन इसी के अंदर आता है एक निरसन नियम। तीन समिश्र संख्या अपन लेते हैं। एक z1 बराबर मानते हैं हम x1 + आइटा y1। दूसरी समिश्र संख्या z2 बराबर मान्य हमने x2 + आइटा y2। और तीसरी मान्य हमने z3 बराबर x3 + आइटा y3। जहाँ x1, x2, x3, y1, y2, y3 ये सारे के सारे क्या होंगे, ये वास्तविक संख्याएं होंगी और इन वास्तविक संख्याओं की सहायता से अपन सिद्ध करेंगे निरसन नियम को। तो निरसन नियम के अंदर आपको ये सिद्ध करना है कि यदि z1 + z3 बराबर यदि z2 + z3 हो तो z1 का जो मान है वो z2 के मान के बराबर हो। ये निरसन नियम ये कह रहा है कि अगर तीन समिश्र संख्या z1, z2 और z3 हों और इन तीन समिश्र संख्याओं के अंदर अगर z1 और z3 का जो योगफल है वो यदि z2 और z3 के योगफल के बराबर है तो z1 और z2 दोनों क्या होंगी, समान होंगी। तो यदि हम ज्ञात करें यहाँ z1 + z3 का मान, आप यहाँ से z1 का मान रख दो जो है x1 + आइटा y1 और यहाँ से z3 का मान रख दो जो है x3 + आइटा y3। तो बराबर आपको मान मिलेगा x1 + x3 + आइटा y1 + y3। इसी प्रकार से अपन ज्ञात करें यदि z2 + z3 का मान, तो z2 की जगह मान रख दिया हमने x2 + आइटा y2 और z3 की जगह हमने मान रख दिया x3 + आइटा y3। यदि वास्तविक भाग हम एक साथ करें तो
तो x2 प्लस x3 वास्तविक भाग हो गए। और काल्पनिक भाग यदि हम एक साथ करें जिनमें आइटा यदि अपन कॉमन ले तो यहाँ y2 प्लस y3। अब Z1 प्लस Z3 का जो मान है वो बराबर है Z2 प्लस Z3 के। तो Z1 प्लस Z3 का मान रखा हमने x1 प्लस x3 प्लस आइटा y1 प्लस y3। इसी प्रकार से दाईं तरफ हमने Z2 प्लस Z3 का मान रखा x2 प्लस x3 प्लस आइटा y2 प्लस y3। ये सारे मान यदि हम इधर ले लें तो x1 प्लस x3 पहले से था और ये मान इधर आएंगे तो माइनस का x2 होगा माइनस का x3 होगा प्लस ये मान आपका पहले से था आइटा इंटू y1 प्लस y3 आइटा इंटू y1 प्लस y3 और ये इधर आएगा तो माइनस आइटा इंटू y2 प्लस यहाँ ये x3 से x3 कैंसिल हो गया। यहाँ बचा आपका x1 माइनस x2 प्लस आइटा हमने कॉमन लिया तो यहाँ y1 प्लस y3 था आपका ये मान और इसमें आइटा कॉमन लिया माइनस निशान तो माइनस का y2 आएगा माइनस का y3 आएगा तो माइनस y2 माइनस y3 यहाँ भी y3 से y3 कैंसिल हो गया और बराबर में आपके पास मान क्या बचेगा 0। तो यहाँ से आप देखिए x1 माइनस x2 प्लस आइटा इंटू y1 माइनस y2 बराबर क्या आ रहा है 0। लिख सकते हैं इस रूप के अंदर इन्हें x1 माइनस x2 प्लस आइटा y1 माइनस y2। 0 को एक समिश्र संख्या के रूप में यदि हम लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस आइटा जी। यदि हम वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करें तो जब वास्तविक भाग जिनमें आइटा नहीं है वो वास्तविक भाग है उनकी तुलना करें दोनों पक्षों में तो x1 माइनस x2 बराबर 0 और इससे आपको मिलेगा x1 बराबर x2। फिर यदि हम काल्पनिक भागों की तुलना करें तो काल्पनिक भाग है इसमें y1 माइनस y2 तो y1 माइनस y2 बराबर दाएं तरफ काल्पनिक भाग कितना 0 तो y1 माइनस y2 बराबर यदि 0 है तो y1 बराबर क्या होगा y2 कि x1 का मान है वो x2 के मान के बराबर है और y1 का जो मान है वो y2 के मान के बराबर है। इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब ये होगा कि x1 प्लस आइटा y1 है वो बराबर हो जाएगी x2 प्लस आइटा y2 के। क्यों क्योंकि x1 और x2 बराबर है y1 और y2 बराबर है। तो x1 प्लस आइटा y1 तो किसका मान है Z1 का और x2 प्लस आइटा y2 किसका मान है Z2 का। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा Z1 बराबर Z2 और ये योग के लिए निरसन नियम कहलाता है कि जब भी हम समिश्र संख्याओं के योग में निरसन नियम का पालन कराते हैं। निरसन नियम क्या होता है कि 3 समिश्र संख्याएं अगर Z1 Z2 और Z3 हो तो Z1 प्लस Z3 अगर Z2 प्लस Z3 के बराबर है तो निश्चित रूप से Z1 और Z2 क्या होंगे बराबर होंगे। और इसके लिए 3 समिश्र संख्या मानी थी हमने Z1 बराबर x1 प्लस आइटा y1 Z2 बराबर x2 प्लस आइटा y2 Z3 बराबर x3 प्लस आइटा y3। हम ज्ञात करें Z1 प्लस Z3 का मान यहाँ Z1 का मान रख दिया प्लस यहाँ Z3 का मान रख दिया। वास्तविक भाग लिया हमने x1 प्लस x3 काल्पनिक भाग प्लस आइटा इंटू y1 प्लस y3। इसी प्रकार से फिर ज्ञात किया हमने Z2 प्लस Z3 का मान तो Z2 प्लस Z3 में Z2 का मान रखा हमने Z3 का मान रखा। वास्तविक भाग हो जाएंगे x2 प्लस x3 प्लस आइटा काल्पनिक भाग हो गए y2 प्लस y3 और ये दोनों बराबर हैं। Z1 प्लस Z3 का मान Z2 प्लस Z3 के मान के बराबर है। इनके मान रख दिए और मान रखने के बाद सारे मान हम बाईं तरफ लाए। ये मान पहले से था इसको इधर लाएंगे तो माइनस का x2 माइनस का x3। ये मान पहले से था इसको इधर लाएंगे तो माइनस आइटा इंटू y2 प्लस y3। इसके बाद x3 से x3 कैंसिल हो गया। यहाँ बचा x1 माइनस x2 प्लस आइटा y1 प्लस y3 माइनस y2 y3 भी कैंसिल हो गया। तो आपके पास बचा x1 माइनस x2 प्लस आइटा इंटू y1 माइनस y2 बराबर 0।
और 0 को सेमिस्टर संख्या के रूप में लिखते हैं तो क्या होगा 0 प्लस आइटा 0। इसके बाद दोनों अक्षों की वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करें तो वास्तविक भाग में x1 माइनस x2 बराबर 0, तो x1 बराबर x2 आ जाएगा। काल्पनिक भाग में y1 माइनस y2 बराबर 0, तो y1 बराबर y2 आ जाएगा। तो जब x1 x2 के बराबर है, y1 y2 के बराबर है, तो x1 प्लस आइटा y1 का मान किसके बराबर हो जाएगा, x2 प्लस आइटा y2 के। x1 प्लस आइटा y1 z1 का मान था, x2 प्लस आइटा y2 z2 का मान था, तो z1 बराबर क्या हो जाएगा, z2। तो 3 सेमिस्टर संख्याओं के लिए निरसन नियम हो जाएगा z1 प्लस z3 बराबर यदि है z2 प्लस z3, तो z1 बराबर क्या होगा, z2 का मान हो जाएगा। ये इसका कहलाता है आपका निरसन नियम। थैंक यू, धन्यवाद। तो